हेलो स्टूडेंट्स। तो कल है आपका क्लास 12 फिज़िक्स टर्म 1 का बोर्ड का एग्ज़ाम, जिसके लिए आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है और हमने साथ में भी 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। तो ये तीसरा और लास्ट मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। इससे आपको फाइनली ये पता चल जाएगा कि इतनी उसके बाद भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप बार बार भूल रहे हो या अच्छे से नहीं याद है। तो एक बार वो और रिवाइज कर लेना, उसके अलावा आप सीधा पेपर देने जाओ। ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतनी ही दिक्कत आएगी चीज़ों को याद रखने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड को फिक्स किया अपनी जगह पे, साथ में एक मूवेबल आपकी रिंग रखी हुई है यहाँ फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे। तो जैसे ही सोलेनॉइड से करंट पास कराएंगे तो क्या होगा। तो देखो, सोलेनॉइड से अगर करंट पास कराएंगे हम तो इसकी वजह से फील्ड बनेगी और इसमें फ्लक्स चेंज होगा इस रिंग में, और इसमें रिंग चेंज होगा तो लेंज लॉ के हिसाब से उसको अपोज करेगी, और अपोज करेगी तो इट विल गेट रिपेल्ड। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा, इट विल गेट रिपेल्ड अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल कॉइल है रेडियस आर की, जिसको रखा गया है कोप्लेनर तरीके से एक लार्ज स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर एक कॉइल को रखा गया है जिसका रेडियस आर है, जो कि उससे काफ़ी छोटा है। तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले बड़ी वाली कॉइल की वजह से जो छोटी वाली कॉइल है इसको कितनी फील्ड देखने को मिलेगी, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r करके। उसके बाद फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स होता है b इंटू एरिया, और एरिया सिर्फ किसका, छोटी वाली कॉइल का, क्योंकि हम छोटी वाली कॉइल और इन दोनों के बीच की यही रीज़न है जो इनमें म्यूचुअल है। तो यहाँ पे b इंटू जो ये है इसको मल्टीप्लाई कर दो इसका एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर से, और उसके बाद जब आपको फाइनली क्या निकालना, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि होता है फ्लक्स पर यूनिट करंट, तो आई कट जाएगा। ये फाइनली आ गया म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2r। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े, थर्ड में कह रहा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड in which current change from this to this in 0.5 seconds is 8 volt. The self inductance of the coil is। तो आपसे भाई ये सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है, जो एवरेज ईएमएफ है वो 8 वोल्ट है, और उस टाइम करंट में चेंज आपका 0 से 2, और ऐसा करने में उसने टाइम कितना लिया है आपका, इन करंट चेंज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, ठीक है, 0 to 2 आपका करंट चेंज हुआ 0.05 सेकेंड्स में। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या कहता है वो। अब देखो यहाँ पे करंट चेंज ईएमएफ इसकी बात हुई है, तो आप फॉर्मूला भी वही वाला लेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होता है माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ईएमएफ यहाँ पे था 8 और चेंज इन करंट आपका 2 हुआ है, और टाइम इसमें लिया 0.5 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 से 4 कट गए, 5 ऊपर जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 20 अपॉन 100। तो 20 अपॉन 100 आपका ये आ जाएगा 0.2 हेनरी आपका यहाँ पे क्या आ गया, फ्लक्स। तो 0.2 हेनरी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं इन द प्राइमरी कॉइल द वोल्टेज इज 50। एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें 50 वोल्ट वोल्टेज है, एंड इज टू इंक्रीज टू 200। तो भाई प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, तो वो कितने होने चाहिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर से, क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं इस वाले फॉर्मूले से। क्या था आपका कि V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी बराबर होता है नंबर ऑफ लूप्स, जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो NP अपॉन NS। अब आपको उसने दे रखा है VP कि 50 है, बनाना है 200, तो टर्न्स बताओ कितने करने पड़ेंगे। तो ये 50 से 200 हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स, तो आपके वो भी 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो 500 को 4 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 2000। फिफ्थ में कह रहा है कॉइल P इज कनेक्टेड टू अ बल्ब एंड कॉइल Q इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स।
तो ये कह रहा है व्हेन कॉइल P इज मूव्ड डाउनवर्ड देन द बल्ब जो है वो डिम हो रहा है। जब Q को नीचे करोगे तो भाई P से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस तो कम होनी ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल डिक्रीजेस। उसके बाद ये कह रहा है कैपेसिटर बिहेव लाइक एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस 4। तो कैपेसिटर किसको ब्लॉक करते हैं भाई? डीसी करंट को करते हैं, पढ़ा है आपने, लास्ट हमारे मॉक में भी था क्वेश्चन, ऑप्शंस में था ये। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक रोड दे रखी है जो आपकी रोटेट हो रही है विद एंगुलर वेलोसिटी इतना इतना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, अगर एक मेटल रोड है और उसको अगर रोटेट करवा रहे हैं एक फिक्स्ड एक तरफ से फिक्स करके, तो सर्कुलर पाथ बनेगा। तो उसके लिए आप डायरेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद रख लो, ये होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो आपको बस सारी वैल्यूज़ रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड की रखोगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ओमेगा की रखोगे तो आपकी आ जाएगी 5, और एल तो 1 है ही, 1 का स्क्वायर 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में आपका 2, तो ये 2 से ये कट गया, ये आ गया 0.1 मतलब 10⁻⁻5। तो 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5 आपका आ रहा है। और इसमें ऑप्शन में दे रखा है 50, तो 50 करेंगे तो ये 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो वोल्ट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। थोड़ा सा हमें यूनिट्स में चेंज भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। उसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट में रेक्टेंगुलर लूप साइड इतनी इतनी, करंट इतना, डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं 4, अच्छा ये दे रखी हैं। ये कह रहा है इफ़ देयर इज़ यूनिफॉर्म, तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी पोजीशंस सही है? तो देखो स्टेबल अनस्टेबल बताने के लिए आई डोंट थिंक कि आपको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ये कह रहा है कि अगर फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट आपका इस तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अगर आप लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी आ रही है यहाँ पे बाहर की तरफ, इस तरफ, और ऐसे इस पे निकालोगे इस तरफ, तो इससे तो ये रोटेट हो जाएगा, तो नहीं बनेगी बात। ऐसे ही इस वाले पे निकालोगे तो बी की वैल्यू ऊपर की तरफ है आपकी, और आपकी करंट की डायरेक्शन जो है वो इधर है, इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इस पे निकालोगे तो इधर ये भी रोटेट कर रहा है। अब इन दोनों पे आ जाओ, अब इन दोनों में से ही आंसर, अब देखते हैं स्टेबल किस में अनस्टेबल किस में। तो इस वाले पे फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट इधर की तरफ है, अगर आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो यहाँ आएगी बाहर की तरफ, तो इधर इस तरफ बाहर की तरफ आएगी। ऐसे ही इसके ऊपर निकालोगे तो इधर बाहर आएगी, इस पे इधर बाहर, तो सारी बाहर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो ये स्टेबल भी आएगा। याद है डाइपोल वाला, डाइपोल में बाहर की तरफ होता था, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते थे तो वापस वहीं आ जाता था। ऐसे ही इस वाले पे निकालोगे तो अंदर की तरफ आ रही होंगी, तो हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे, जैसे अंदर की तरफ फोर्स होता था, हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो वो पूरा घूम जाता था। तो यहाँ पे आपका बी आ रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में और डी आ रहा है अनस्टेबल में, तो यहाँ पे आंसर जाना चाहिए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता इनमें से, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, जो फॉर्मूला था आपका, अगर देखोगे हमने लास्ट के मॉक टेस्ट में भी किया था, हमने इस टाइप का फॉर्मूला कि आपका क्या रहेगा अगर उस पाथ में घूमेगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किससे आएगा आपका मैग्नेटिक, उससे आएगा, क्या कहते हैं, जो फील्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी क्यू वी बी, तो उससे निकाल भी सकते हो क्यू वी बी इज इक्वल टू आपका आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वी से वी कट गया था यहाँ पे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, और वेलोसिटी पता चल गई तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर और अपॉन में वेलोसिटी वी, तो ये कर सकते हो आप। और ये करोगे तो आई थिंक आपका यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी, वी की वैल्यू आ रही है आपकी क्यू बी आर बाय एम, एम वी स्क्वायर बाय आर, हाँ, तो ये आपकी आ रही है, वी की जगह रखोगे क्यू बी आर बाय एम, तो आर से आर कट गया, आपका टाइम पीरियड जो है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ रहा है। तो ये मास पे भी कर रहा है, चार्ज पे भी कर रहा है, और आपकी
स्पीड जो है उस पे वो नहीं है, मैग्नेटिक इंडक्शन तो बी आपका फील्ड पे भी कर रहा है, तो ये आपका भाई यहाँ पे स्पीड पे डायरेक्टली नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आर भी आपका कट गया, तो स्पीड पे नहीं कर रहा, हमने उसकी वैल्यू रख दी तभी तो चार्ज वगैरह पे आ गया आपका। टू पैरेलल वायर 1 मीटर अपार्ट, इतना इतना करंट अपोजिट टू ईच अदर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन द टू वायर्स, वो आपको बताना है यहाँ पे कि फोर्स कितना लग रहा होगा। तो आपको पता अपोजिट उसमें है तो रिपेल ही करेंगे। अब रिपेल तो करेंगे लेकिन कितने फोर्स से करेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कितना आता है आपका, ये होता है म्यू नॉट, दो उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला, दो वायर्स के बीच में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय आर्स। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करोगे तो 1 मीटर अपार्ट है। उसके अलावा आपका ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 2 I1 I2 1 और 3, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻7, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 रिपल्शन का लगेगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले में कह रहा है एक एमीटर जो है वो 1 एम्पियर तक की रीडिंग ले रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट। तो यहाँ पे शंट की कितनी वैल्यू रिक्वायर होगी अगर तुम्हें इंक्रीज करनी है रेंज 10 एम्पियर तक, तो 10 एम्पियर तक इंक्रीज करनी है एमीटर की रेंज। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और वो कितना आएगा, पैरेलल में लगेगा तो घटेगा ही, तो करंट ज़्यादा आएगा। I इज इक्वल टू ये होता है V बाय R, तो R विल डिक्रीज, तो ये अभी 1 है, तो इसको 10 बनाने के लिए R को जो है 10 टाइम्स दिस इज़ 1, तो ये V बाय R है, ये 10, तो ये क्या आना चाहिए V बाय R बाय 10, तो रेडियस R बाय 10 वो R बाय 10 हो जाना चाहिए। मतलब अगर ये आपका 0.81 है, ठीक है, 0.81 है, तो नए को इस बाय 10 हो जाना चाहिए आपका, दिस तो डिक्रीज करेगा बाय 10, तो ये आना चाहिए आपका 0.081, तो 0.081 आपका यहाँ पे आना चाहिए, 0.081, और ऑलरेडी आपका 0.81 है, तो आपका कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड कितना आएगा, आई थिंक ये आना चाहिए 0.9 के करीब, तब जाके आपका ये 10 टाइम्स कम होगा। उसके बाद कह रहा 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वेरिएबल रजिस्टर। ये सारी चीज़ आपको दे रखी है, डायग्राम दे रखा है आपके सामने। तो इसमें कह रहा है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो करंट 0 होता है तो उस टाइम जो वो होता है वोल्टेज वही EMF होता है, तो ये 4 का है, तो 5.6/4 1.4, तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 2.8 दिखा रखा है उन पे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.7, तो 1.4 0.7 ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है क्लोज सरफेस एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लोकेटेड इनसाइड इट। तो एक क्लोज सरफेस उसमें एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फ्लक्स कितना होगा नेट, तो भाई एन डाइपोल हो, एक डाइपोल पे प्लस माइनस 0 हो जाता है, चार्ज एनक्लोज तो 0 ही आएगा, क्योंकि एन डाइपोल हैं तो दोनों के पास मतलब जितने भी हैं उन सब के पास अपनी पेयर है, तो ओवरऑल क्यू एनक्लोज 0। A cell of internal resistance R connected across an external resistance R can supply maximum current। तो अगर एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसको अक्रॉस एक रेजिस्टेंस से जोड़ा गया, तो मैक्सिमम कब देगा, जब ये R बहुत ज़्यादा हो इस R से, तो R इज़ ग्रेटर देन R।
ये कह रहा है अगले में कि द थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट ईएमएफ व्हेन। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल का उसकी ईएमएफ से कब ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल होता है ओपन सर्किट में, उससे कम होता है क्लोज में। तो टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, चार्जिंग जब हो रही हो उस टाइम पे ऐसा होगा, क्योंकि तभी तो वो चार्ज हो पाएगा अगर उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा। अगले में देखो, ये कह रहा है इफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब पी एंड क्यू हैव रेजिस्टेंस 1:2, उनको सीरीज में लगाया तो उनका पावर डिसिपेशन का क्या रेशो रहेगा। तो रेजिस्टेंस के रेशो से पूछ रहा है, पावर होती है वी आई, और यहाँ पे किस में जोड़े हुए हैं, सीरीज़ में। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो वी की जगह हम रखेंगे आई बाय आई आर, तो ये आ गया आई स्क्वायर आर। तो पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ये 1:2 जो है, तो पावर भी 1:2 ही होगी, सेकेंड ऑप्शन। ये कह रहा था फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इतना है, इतना है, इतने इतने चार्जेस के बीच में 12 न्यूटन है। तो अगर इफ चार्ज दिस इज एडिड टू, तो यहाँ पे कह रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है इतना, चार्ज ये ऐड कर दिया जाए तो न्यू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे भाई किसके बीच में बात हो रही है, दो चार्जेस के बीच में बात हो रही है। अब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसी और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, उन दोनों के पे करता है, बाकी चाहे आसपास कुछ हो फिर। तो यहाँ पे आपका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 12 न्यूटन का 12 न्यूटन ही रहेगा आपस में इंटरेक्शन। अगला कह रहा है 5 चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 Q3 Q5, उनको फिक्स कर दिया इसमें। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जो LHS में है उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन और क्यों में। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी एरिया विसिनिटी में प्रेजेंट हो चार्जेस उन सब की वजह से होता है, और फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ Q एनक्लोज के अंदर होता है। तो फ्लक्स सिर्फ करेगा -Q -2Q और -Q4 पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे करेगी। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो बिल्कुल यही बात बोल रहा है। उसके बाद अगले में कह रहे हैं एक पीपीसी को चार्ज किया गया, तो पीपीसी जो प्लेट्स है वो अगर पुल अपार्ट तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, अगर उसको दूर किया गया तो कैपेसिटर के साथ क्या होगा। देखो C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो अगर D को बढ़ाया है तो कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस डिक्रीजेज है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। चार्ज रिमेन सेम लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर C घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या होगा, अगर C को घटना है तो V को बढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ना पड़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन आएगा पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कह रहा है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं A एंड B ऑफ रेडियाई इतना 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 आर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली चार्ज ने इफ द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय, अगर दो स्फेयर्स को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। मतलब इसमें पोटेंशियल अगर था KQ1/R1 तो ये बराबर हो जाएगा किसके, KQ2/R2। तो K से K कट गया, यहाँ से हमारे पास आ गया कि Q1 Q2 को उधर ले जाएंगे, तो ये याद रखना Q1/Q2 ये किसके बराबर है, R1/R2 के। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताना है, जो कि होता है KQ1/R² KQ2/R2²।
तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका, इसका रेशो पूछा है तो के से के कट गया, बाकी कुछ नहीं कट रहा, तो ये आपका एक तरह रेशो है। तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैनेज करोगे तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और इंटू Q2 नीचे डिवाइड में और R2 स्क्वायर ऊपर। तो अब यहाँ पे देखो Q1 अपॉन Q2 का जो रेशो है ये R1 अपॉन R2 के बराबर है, अभी देखा हमने, तो ये R1 अपॉन R2 के बराबर है। तो एक R1 R2 कट गया, सिर्फ बचा R2 अपॉन R1 जो कि है 2:1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 2:1। उसके बाद अगले में ये कह रहा है शॉन इन द फिगर बिलो, एक मीटर ब्रिज का सेटअप दिखा रखा है, नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बतानी है आर की। तो रेशो सेम रहता है, मतलब ये 55 अपॉन आपका आर, ये इक्वल होना चाहिए 20/80। तो ये आपका 1/4, तो आर इज इक्वल टू आ गया 220। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 220 आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मेटल फॉयल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस, तो क्या रहेगा भाई, कैपेसिटेंस लास्ट मॉक में भी था, आई थिंक सेम ही रहेगा, या फिर नहीं था तो देख लो क्या दिक्कत है। ये आपका अगर एक कैपेसिटर है, इसमें एक नेग्लिजिबल फॉयल का अगर वो डाला तो वहाँ पे थिकनेस टी इज इक्वल टू अप्रोचिंग 0 हो जाएगा, तो कुछ खास इफेक्ट नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको कुलाम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला पता ही है, 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एप्साइलन बदला है, पहले एप्साइलन नॉट था, अब क्या हो गया के एप्साइलन नॉट, तो के टाइम्स एप्साइलन बढ़ा है, तो मतलब के टाइम्स फोर्स घट जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा डिक्रीजेज के टाइम्स। उसके बाद अगला कह रहा है 2 चार्जेस Q एंड -3Q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन Q इज E, तो -3Q पे क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है, ये आपका अगर Q है, ये -3Q है, तो यहाँ पे अगर आपकी फील्ड E है Q पे, तो ये किसकी वजह से है, -3Q की वजह से, तो फिर -3Q पे Q की वजह से होगी, तो वो 3 गुना छोटा है और ऊपर से साइन भी बदला हुआ है, तो -E/3 आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 डिफरेंट लूप्स आर कंसेंट्रिक एंड लाई इन सेम प्लेन, 2 डिफरेंट लूप हैं आपके, एक द करंट इज द आउटर लूप, तो एक आपका बड़ा लूप है, एक छोटा है ऐसे, तो आउटर में ऐसे क्लॉकवाइज करंट जा रहा है और वो बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो अंदर क्या होगा, तो अंदर इसको अपोज करने के लिए क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर बनेगा तो यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो इसको अपोज करेगा। वैसे भी यहाँ साउथ है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन जो अंदर की तरफ जा रही होंगी तो उसको अपोज करने के लिए बाहर आएंगी फील्ड लाइंस, तो आपका नॉर्थ ही होगा, ठीक है, तो आपका नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 2 सेल दे रखे ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 के, इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, तो कह रहा है R की क्या वैल्यू लूँ कि फर्स्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पे 0 हो जाए। तो पहले एक टोटल नेट करंट निकाल लेते जो कि होता है टोटल ईएमएफ, तो 2E आ जाएगा, E+E सीरीज़ में अपॉन R+R1+R2, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट पे ये वो निकालूँ पोटेंशियल, तो ये होता है E-IR और इसका R है R1, तो यहाँ मैं I की वैल्यू रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये 0 करना है, मतलब ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एक तरीके से E बराबर IR1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको E बराबर IR1 करना पड़ेगा, तो या तो फॉर्मूले ये E/IR1 तो यहाँ रख लेते हैं, ये E इज इक्वल टू IR1, मतलब इस वाले को R1 से मल्टीप्लाई करना है, 2R1E अपॉन आपका R+R1+R2, तो इसको E के बराबर बनाने के लिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये 2R1 के बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास इस सब से आ गया कि
कि 2R1 बराबर होना चाहिए R+R1+R2 के। तो क्या रखी जाए वैल्यू R की कि ये 2R1 के बराबर हो जाए, तो इसकी रखनी चाहिए हमें R1 माइनस R2, या फिर सॉल्व भी कर सकते हो, ये इधर जाएगा -R1 तो R1, ये -R2, तो R की वैल्यू आ गई R1 माइनस R2, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में कह रहा है ए और बी टू बल्ब है जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। ए इज ग्लोइंग ब्राइटर देन बी, आर ए एंड आर बी आर देयर रेजिस्टेंस। तो आर ए और आर बी में क्या वो होना चाहिए, तो उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, पोटेंशियल सेम होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, और आई की जगह रख सकते हैं वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर पैरेलल में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, जो ज़्यादा तेज जल रहा होगा मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपका ए ग्लोइंग ब्राइटर, तो आर ए इज लेस देन आर बी, तो यहाँ पे आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हेन द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी, इफ 2I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेम मेटल बट हैविंग डबल द एरिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको I इज इक्वल टू वडीना के बारे में तो पता ही है, पहले I था तो वेलोसिटी V थी VD, और उसके बाद यहाँ पे उसको क्या कह रहा है कि उसने एरिया को डबल कर दिया, इसको ट्वाइस कर दिया, और करंट को भी ट्वाइस कर दिया। तो आपका 2 से 2 कट गया तो सेम रहेगा, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगले में कह रहा है कि द करंट वोल्टेज ग्राफ गिवन फॉर मेटलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो कह रहा है कि T1 T2 किस हिसाब से रिलेटेड है। तो भाई आपका अगर T1 पे वोल्टेज ज़्यादा है, करंट भी ज़्यादा है, T2 पे ये है, तो आपका करंट वोल्टेज ग्राफ दे रखा है आपको कि कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे तो आप सीधा सीधा ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। T1 आपका अच्छा T1 T2 पूछा, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है डिफरेंट टेम्परेचर, तो T1 पे क्या हो रहा है, उतने ही वोल्टेज पे करंट की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस क्या है, कम T1 टेम्परेचर पे, और T2 पे जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ मेटल्स। तो आपका T1 जो है वो कम है एज कंपेयर टू T2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, या T1 इज लेस देन T2, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। उसके बाद अगले में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम इट इज 500 न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट 3 मीटर डिस्टेंस इट इज 500 न्यूटन पर कूलम, चार्ज बताना है। तो QV इज इक्वल टू वो आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V की टर्म्स में होता है dV/dr। तो यह कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट 3 मीटर, तो क्या आएगी KQ/R, और वो बराबर है कितना, 500 न्यूटन के पर कूलम। तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू निकालनी है सिंपली, तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो ये 500 इंटू R, और उसके बाद 500 इंटू R, और K की वैल्यू से डिवाइड, तो 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये आ रहा है 3 3 ज़ा 9, तो ये 500/3, 3 मीटर डिस्टेंस है, ये आपका आएगा 500/3 इंटू 10⁻⁹। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3 मीटर फ्रॉम इट इज 500 न्यूटन पर कूलम, तो ये आपका R² होता है भाई, R² होता है, तो ये R² जाएगा, 3 3 ज़ा 9 से पूरा कट गया, ये आ गया 500 इंटू 10⁻⁹, तो 5 इंटू 10⁻⁷, या फिर 50 इंटू 10⁻⁶, जो कि माइक्रो कूलम होता है।
तो ये आ गया 50 माइक्रोकुलाम सी। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल सरफेस। तो ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट पोटेंशियल सरफेस है हर 1 मीटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है dV/dr। तो यहाँ पे V कितना है, 2 से 4 हो गया, मतलब 2 चेंज आया, और रेड R में 1 का ही चेंज आया, तो 2 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद अगले में कह रहा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स टू द डाइपोल आर रेस्पेक्टिवली। तो कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है एक डाइपोल के लिए। तो डाइपोल के लिए आपका जो पोटेंशियल होता है उसका क्या फॉर्मूला आता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप एंगल की टर्म्स में डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना फिर जो है आपको वैसे देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका ज़्यादा होगा कहाँ कम। तो अगर आप एक डाइपोल को देखते हैं तो उस पर अगर फॉर्मूला देखोगे फोर्स किस तरफ लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये है डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। द एंगल बिटवीन द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल विल मैक्सिमम मिनिमम एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल and the line joining the points. The axis of the dipole and the line joining the points of the dipole. इसकी ओरिएंटेशन जो है वो इसी में होनी चाहिए एक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपका एनीवेयर का फॉर्मूला आपने देखा होगा, वो आया था पोटेंशियल इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, क्योंकि फील्ड आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ थीटा आपको मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए 0 डिग्री और मिनिमम करने के लिए 90 डिग्री चाहिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। वैसे भी जो जो आपकी इक्विलेटरल लाइन है उस पर तो 0 ही होता है पोटेंशियल डाइपोल का। उसके बाद कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकुलाम, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकुलाम एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस इतना इतना सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 mm। तो भाई आपसे ये कह रहा है कि एक डाइपोल दे रखा है, उसके बीच में अगर एक 3 माइक्रोकुलाम का +3 का रखा जाए तो क्या होगा। ये 3 mm, ये 3 mm है आपका, तो ये आपका +2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम। तो +3 को ये +2 वाला अपनी तरफ खींचेगा, सॉरी रिपेल करेगा, और माइनस प्लस, दोनों प्लस के हैं भाई, दोनों प्लस के हैं, तो ये जो है इसको उस तरफ रिपेल करेगा, दोनों ही रिपेल कर रहे हैं और इक्वली कर रहे हैं, तो 0 जाएगा फोर्थ। अगला कह रहा है ना पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट 2 सेल आर ऑफ EMF E1 एंड E2, द नल डिफ्लेक्शन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑब्टेन्ड एट 58 सेंटीमीटर when they are joined in series if the polarity of E2 is reversed then the null deflection is इतना। तो आपको एक तरीके से रेशियो बताना है E1:E2 का। तो पोटेंशियल तो भाई यार लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर पहले वो सीरीज में थे, मतलब आपका E1 + E2 था, तो वो प्रोपोर्शनल था 58 के, ठीक है। अब उसका रेशियो कर रहे हो तुम रिवर्स करके, मतलब E1 - E2 कर रहे हो, तो वो आ रहा है 27। तो 27 को 58 से करोगे तो डिवाइड तो नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। तो ऊपर वाला इनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो आपका ये आएगा 2 E1
अपॉन नीचे माइनस करोगे तो दिस माइनस E1 कट जाएगा ट्वाइस E2। तो E1 अपॉन E2 2 से 2 कट जाएगा, तो सेम दूसरी साइड भी लगाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप करते हो 57, तो ये इससे तो बहुत टाइम लग रहा है, चलो काट ही देते। 58 अपॉन 27 है, याद रखना। तो 58 माइनस 27 करोगे तो ये आएगा 28 प्लस 3 31। तो पहले एक तो प्लस करना है ऊपर, 31 तो नीचे आएगा, ऊपर प्लस करना है आपको, तो प्लस करोगे तो 58 और 27, तो 8 7 5 15, 1 5 और 3 8 85। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? 8 3 10 11 कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाया है हमने। तो फिर से देख लेते हैं। 50, अच्छा 29 है, सॉरी यहाँ पे मैं भी कह रहा हूँ आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, 29 है। तो 29 लेके सॉल्व कर लो। 58 प्लस 29 अगर करोगे तो ये आपका 2 यहाँ चला जाएगा, 60 67। तो 87 अपॉन नीचे माइनस करोगे तो ये आपका 29 ही आ रहा है। ठीक है, वैसे कट भी जाता, 29 था तो 2 जा पे कट रहा था। ठीक है, तो 2 अपॉन 1 आता, सिंपली वहाँ से कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 58 माइनस 29 करोगे तो 29 आ रहा है, ये 3:1 आ रहा है आपका। ठीक है, तो E1 अपॉन E2 किया है आपने, तो ये कितना आ रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है। तो ऑप्शन में तो ऐसा है बिल्कुल, पहले ऑप्शन में, तो पहला ही आंसर है। अगला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जीरो कब होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर की वजह से जो होती है वो आपकी बायो सेवर्ट लॉ भी बता रहा है कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर थीटा ज़ीरो हो जाए तो वहाँ फील्ड नहीं होती। तो अलोंग लाइन, अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ वायर, मतलब ये वायर है तो इसी लाइन पे फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। ये जो है हमने अभी तक देखा है। ये कह रहा है एट अ प्लेस द एंगल ऑफ डिप इतना है, ओरिजोनटल कंपोनेंट BH है, तो टोटल अर्थ क्या में वो क्या होगा? तो BH आपका बराबर होता है भाई B और साइन डेल आपका, जो कि एंगल ऑफ डिप है। तो साइन 30 से डिवाइड हो जाएगा BH, और साइन 30 होता है हाफ, तो ये आपका 2BH हो जाएगा। एक मिनट, हाफ नहीं, 1/, हाफ ही तो होता है, 0/4 1/4, तो आपका हाफ ही जाएगा, ट्वाइस BH आ रहा है, हाफ B। तो टोटल अर्थ की फील्ड पूछी है। एक मिनट यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है। देखो, जो आपका वर्टिकल होता है वो B साइन थीटा होता है, ओरिजोनटल होता है B कॉस डेल। तो कॉस डेल होता है, कॉस आपका होता है BH, और इसको डिवाइड करना है कॉस 30 से, जो कि होता है √3/2। तो ये आ गया 2BH/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि करंट है 10 एम्पियर, वो ईस्ट टू वेस्ट एक वायर में फ्लो कर रहा है। अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताने, एक वर्टिकल प्लेन जो इस पे है उससे 50 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर ही है, तो ज़ीरो तो नहीं आएगी, ऑप्शन में भी नहीं दिया है। पहले तो राइट हैंड रूल लगा के इस पे वो निकाल लो, तो इस तरफ आएगी डायरेक्शन इसके ऊपर। और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ होगी। तो टूवर्ड्स नॉर्थ है, दो ऑप्शन बचते हैं नॉर्थ के, सेकंड और फोर्थ। हम निकाल ही लेते हैं। तो एक वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका μ0I/2πr। तो μ0I/2πr आपका, तो इसमें I की जगह 10 रखना है और R की जगह आपका रखना है 50 सेंटीमीटर है, तो 1/2। तो 1/2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू ही रख लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 10⁻⁻7 अगर 2 होता तो एक और 2 से करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/4। तो ये आपका आ रहा है भाई 10⁻⁻7 × 4 × 10,
ये आपका कुछ मेरे पास आ रहा है 4 × 10⁻⁻6 नॉर्थ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, बस वैल्यू पुट करनी थी। अगले में कह रहा है एक वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस है जी ओम, रेंज है वी वोल्ट, तो इसकी अगर रेंज बढ़ानी है एन वी वोल्ट करनी है तो वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अगर आपको इसकी रेंज बढ़ानी है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, वो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, तो आपको आर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको V से NV करना है तो इसको R से NR करना पड़ेगा, तो NR से NR करना पड़ेगा तो सीरीज़ में N-1R मतलब N-1G जोड़ना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में है वो। उसके बाद कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हुज काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो रेडियस ऑफ पाथ क्या रहेगा। तो रेडियस ऑफ पाथ का पहले तो फॉर्मूला देखो, ये होता है क्यू वी बी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर करते हैं, तो वी से वी कट जाता है तो रेडियस आता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो चार्ज तो इक्वल है दोनों पे, मास का ही फ़र्क है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ज़्यादा रहेगा किसका, प्रोटॉन का, तो मोर फॉर प्रोटॉन, रेडियस भी ज़्यादा रहेगा। ये कह रहा है टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 20 टर्न्स रिक्वायर्ड कितना करंट चाहिए। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है B = μ0 Ni, तो यहाँ पे B दे रखा है 20 मिली टेस्ला मतलब 10⁻³ म्यू की वैल्यू पता है 10⁴ पाई 10⁻⁻7। उसके बाद आपका n तो 20 टर्न्स दे ही रखे हैं उसने 20 टर्न्स, और उसके बाद आपका करंट कितना चाहिए होगा इन दोनों को इक्वल करने के लिए, तो 20 से तो 20 कट गया, अब 10⁻³ बचा -3, 10⁻⁻7 उधर है, तो आपका ये आना चाहिए करंट विल बी द प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इतना इन लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, बिल्कुल पर सेंटीमीटर दे रखे हैं, ओके। उसको पहले हमें पर मीटर भी करना पड़ेगा फिर तो 20 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, पर मीटर करोगे तो अपॉन 100 10⁻⁻2 और आ गया ये तो 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर करना भाई, टर्न्स है वो, पर सेंटीमीटर है तो इंटू 100 आएगा, तो 2000 टर्न्स पर मीटर आ गया, तो जो है 10⁻² और कम हो गया इससे, तो 10 आ गया -5। अब क्या किया जाए, अब भी आपको यहाँ करंट तो निकालना ही है, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से 20 मिली टेस्ला, तो यहाँ पे अगर मुझे 20 बनाना है 4 पाई ऑलरेडी है, तो ये आना चाहिए 4 पाई इंटू समथिंग, तो आपका आना चाहिए ये 10⁻², तो 10⁻² मतलब 100 के आसपास आना चाहिए, और 4 पाई है ये, तो 4 पाई को 100 बनाना है तो 100/4 पाई 25/पाई, और ये लगभग 8 एम्पियर के करीब जा रहा है आपका, 100/4 पाई 4 4 3 12, हाँ 8 के करीब आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन में दिया है तो 8 जाएगा आंसर। ये कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग अ लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो एक ये इस पे किस पे डिपेंड नहीं करता, जो इसको वो कर रहा है शेप पे, एरिया ऑफ लूप पे करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड पे करता है, ओरिएंटेशन पे करता है, शेप पे नहीं करता, ठीक है। एरिया अगर सेम होगा तो शेप से कोई मैटर नहीं करेगा। उसके बाद कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, अ कोयल मूविंग इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल करेगा, कोयल मूविंग इन स्पेशली वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोयल एंड मैग्नेट आर मूव्ड इन वन डायरेक्शन विद सेम स्पीड, तो नेट मूवमेंट नहीं हो रही तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि सेम उसमें जा रहे हैं, अपोजिट में जाएंगे तो नेट मोशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम, सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमें निकालना है फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे आप अगर
रेशो निकाल दो, आर जो है और रेजिस्टेंस 300 ओम और जो इसके अंदर एक्सेल और एक्सी इम्पीडेंस का एंगल निकाल दो तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे ये अगर इस डायरेक्शन में एक्सेल होगा तो इसमें आर होगा, इनका भी रेशो कर दोगे तो 10 फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको फाई नहीं मिल जाएगा वहाँ से। तो एक्सेल आपका होता है 2 पाई न्यू इंटू एल। तो यहाँ से 2 पाई न्यू इंटू एल करोगे तो एल की वैल्यू आपकी है 1.5, न्यू की है 100 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो 200 इंटू 1.5 करोगे तो 200 इंटू 1.5 आपका ये आ जाएगा 15 टू ज़ा 30 और 300, तो 300 ये आपका आ गया। और आर की भी वैल्यू 300 है, रेशो करोगे तो 1 और 10 1 क्या होता है 10 इनवर्स 1 45। अगला कह रहा है यूनिट ऑफ रूट एल सी। रूट एल सी भाई याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस पे 1/2 पाई रूट एल सी, वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो न्यू की क्या होती है पर सेकंड, तो इसकी भी क्या होगी पर सेकंड आपकी यूनिट्स होंगी। तो और नीचे क्या है सिर्फ रूट एल सी है जिसकी यूनिट हो, तो उसकी यूनिट क्या हो गई सेकंड। उसके बाद अजर्शन रीजन आ गया, ये कह रहा है कि अजर्शन इफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड उसको फ्रीली सस्पेंड किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो अपने आप को अलाइन कर लेगा फील्ड के, बिल्कुल सही बात। और रीज़न भी बहुत बढ़िया दी है कि सोलेनॉइड जो है वो इक्विवेलेंट होता है बार मैग्नेट के, तो ए आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। फिर कह रहा है टू सिमिलर चार्ज पार्टिकल मूव विद हाई वेलोसिटी पैरेलल टू ईच अदर, वो अट्रैक्ट करेंगे, भाई सिमिलर हो गए तो रिपेल करेंगे। और कुलाम फोर्स भी यही कहता है कि टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो लाइक अट्रैक्ट नहीं करते, दोनों गलत है, ए भी फॉल्स है और आर भी। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट में कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इज मैक्सिमम व्हेन द फील्ड इज रेडियल। सही बात है भाई। अगली बार टॉर्क जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। टॉर्क क्या होता है बीना साइन थीटा, तो आई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो नो डाउट आई पे भी वो क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो लेकिन उसमें रेडियल होने का वो लॉजिक नहीं था, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा उसकी। अगला कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज व्हेन मूव्ड अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और अगर आपका इस तरफ पॉजिटिव को लेके वर्क डन पॉजिटिव होगा, बिल्कुल अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहे हैं, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होता है, ये भी सही बात है, हमने काम किया इसलिए पॉजिटिव है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला कह रहा है बेंडिंग अ वायर डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जब तक डायमेंशन ए एल ये सब चेंज नहीं होंगे तो बेंडिंग से वो चेंज नहीं होगा। अगला कह रहा है रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो अगेन सेकंड बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट आपका सेक्शन सी लास्ट सेक्शन है, इसमें 5 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 6, तो हम तो 6 के 6 करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 रजिस्टर R1, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि इस सेक्शन में सबसे इजी क्वेश्चंस जो है मोस्टली आ रहे हैं। तो ये आपका R1 जो है इससे करंट जा रहा है 2 एम्पियर, अब ये तीनों सीरीज में है तो भाई सबसे कितना जाएगा 2 एम्पियर, और R3 में पावर दे रखी है 6 वॉट, और पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो आपसे वोल्टेज पूछ रहा है तो पावर अपॉन I हो जाएगा, और I है 2 वो है 6 अपॉन 2 3 वोल्ट। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इग्नोर करनी है जैसे है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 3 वोल्ट। अगला कह रहा है पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बता रहा है और उसके बारे में कुछ बातें हैं। तो कह रहा है टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 होता है, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती डाइपोल की, सही बात है। पॉजिटिव की अलग होती है, क्यू की अलग होती है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होती, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो यहाँ पे भाई आपका फर्स्ट चला जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। उसके बाद ये आगे केस स्टडी दे रखी है एसी वेसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज दे रखी है इज इक्वल टू 20 साइन 100t, तो ये रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो ई इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो होता क्या फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है। अब ओमेगा ओमेगा से तो अभी क्या करना, ई नोट मुझे कंपैरिजन से मिल रहा है 20 और आई नोट होता है ई नोट अपॉन आर जो कि है 1 एम्पियर, ये आपका पीक आ गया। आर एम एस पूछ रहा है तो आर एम एस वैल्यू होती है पीक अपॉन √2, तो 1/√2 आपका आंसर आ रहा है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है एलसीआर सर्किट में तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस, रेशियो ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज टू इफेक्टिव करंट को रिएक्टेंस बोलते हैं। उसके बाद रेजोनेंस पे नेट रिएक्टेंस 0 होता है। तो ये आपसे करेक्ट वाली पूछ रहा है, द करंट इज फ्लोइंग इज वाटलेस करंट, द करंट फ्लोइंग इज वाटलेस करंट। एलसीआर सर्किट में जो करंट होता है वो वाटलेस नहीं होता, जो या तो प्योर कैपेसिटिव या फिर प्योर रिएक्ट उसके अंदर इंडक्टर के अंदर हो रहा हो तब वाटलेस होता है, क्योंकि पावर 0 हो जाती है। तो चौथी गलत। रेजोनेंस पे नेट रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना कि 0 के, तो ये भी गलत। रेशो ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज टू इफेक्टिव करंट को रिएक्टेंस कहते हैं और इम्पीडेंस इक्वल होता है रिएक्टेंस के। ये आपका इम्पीडेंस द इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव करंट इज इक्वल टू रिएक्टेंस, और आपका रिएक्टेंस किसके बराबर बता रहा है, ये इम्पीडेंस के बराबर बता रहा है। तो इनमें आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा इम्पीडेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस, ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इतना इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बल्ब, तो ब्राइटनेस कब घटेगी बल्ब की। तो यहाँ पे आयरन रोड डालोगे तो आपकी फील्ड बढ़ेगी तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी घटाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स घटाओगे, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो भी रिएक्टेंस आपका वो कम होगा और आपकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। कैपेसिटेंस और ये बराबर हो गया, रेजोनेंस पे हो गया तो उस टाइम तो आपका वैसे ही ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। आपका ये नंबर ऑफ टर्न्स घटाने से ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाए। इस कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बल्ब, तो भाई आपका नंबर ऑफ टर्न्स घटाओगे तो भी जो है बैक ईएमएफ जो है कम होगा, अपोज कम करेगा तो भी ब्राइटनेस आपकी बढ़ेगी। और उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज़ करोगे एसी सोर्स की तो यहाँ पे आपकी ब्राइटनेस कम होगी। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ये कह रहे हैं ना एलसीआर सर्किट ऑफ रीडिंग ऑफ एसी करंट मीन्स वोल्टेज बाय वोल्ट मीटर 200 वोल्ट है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी वोल्टेज की। तो भाई ये जो आपका वोल्ट मीटर रीड करता है वो आरएमएस वैल्यू ही रीड करता है। तो यहाँ पे आपका 200 वोल्ट ही आंसर हो जाएगा। ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा, आपकी कुछ क्वेरीज दूर हुई होंगी, कुछ प्रैक्टिस हुई होगी। ठीक है, तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपने तैयारी की है तो पेपर अच्छा ही जाएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा पेपर। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब कर लो चैनल को आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।